आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। हम लोग रिएजेंट्स की पूरी एक सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के बारे में। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ। तो हम लोगों ने एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन में अभी सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा है वो इपॉक्सीडेशन पढ़ा है। अब इपॉक्सीडेशन के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है, मतलब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाई हाइड्रोक्साइलेशन। तो ये भी जितना इम्पोर्टेंट इपॉक्सीडेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके पास डाई हाइड्रोक्साइलेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायोल। फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायोल। डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है जहां पर विसिनल डायोल का फॉर्मेशन होता है, और विसिनल पोजीशन का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं। और डायोल्स का मतलब होता है जहां पर हमारे पास क्या होते हैं, दो OH ग्रुप अगर लगे हों या फिर जुड़े हों। तो अगर मैं डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब समझाऊंगा तो हम ऐसे बात कर सकते हैं, एडिशन ऑफ टू OH ग्रुप्स, एडिशन ऑफ टू OH ग्रुप्स अक्रॉस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन हो सकती है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। उन दोनों के अक्रॉस अगर आप दो OH ग्रुप का एडिशन करवा रहे हो तो उसी ही को हम बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सिलेशन। ये तो हमें मतलब समझ में आ रहा है। अब हमें बात करनी है कि आखिरकार हमारे पास इसको करवाने के लिए कौन कौन से हाइड्रोक्साइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, अगर हम लोग हाइड्रोक्साइलेटिंग एजेंट्स में बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है हमारे पास एल्कलाइन KMnO4। KMnO4 कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। या तो ऐसे लिखा रह सकता है या फिर ऐसे लिखा होता है KMnO4 और यहाँ पर OH-। एल्कलाइन भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा होता है वो होता है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और इसके बाद इसी में हम एक टॉपिक और सीखेंगे, शार्पलेस एसिमेट्रिक हाइड्रोक्साइलेशन। शार्पलेस एसिमेट्रिक हाइड्रोक्साइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी एसिमेट्रिक सिंथेसिस से संबंध रखता है, तो हम इसकी भी बात करेंगे जस्ट इस टॉपिक के बाद। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा होता है वो रिएक्शन होती है वुडवर्ड रिएक्शन। वुडवर्ड रिएक्शन, अब इसका क्या रिएजेंट है ये सब कुछ हम जब डिटेल में बात करेंगे तब बात करेंगे वहाँ पर। और फिर हमारे पास अगला होता है प्रीवोस्ट रिएक्शन। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास 4 हाइड्रोक्साइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब ये तो मैंने आपको रिएजेंट्स के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर आप एक बात समझो, हमारे पास जो हाइड्रोक्साइलेशन होते हैं, या ज़्यादा अच्छे से कहो डाई हाइड्रोक्साइलेशन होते हैं, वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो डाई हाइड्रोक्साइलेशन होता है आपके पास सिन डाई हाइड्रोक्साइलेशन, मतलब जहां पर आपके पास जो 2 OH ग्रुप होंगे वो सेम साइड से जुड़ रहे होंगे, है ना, एक ही साइड से जुड़ रहे होंगे। और एक आपके पास होते हैं ट्रांस, या फिर आप ऐसे कहिए एंटी डाई हाइड्रोक्साइलेशन। अब सवाल ये है कि सर आखिरकार ये सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन कौन कराता है और ये एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन कौन कराता है? तो देखो, सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन करवाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होते हैं KMnO4 एल्कलाइन। इस तरीके से एल्कलाइन भी हो सकता है या फिर हमारे पास बेसिक भी हो सकता है, और इसी ही का नाम हमारे पास होता है बेयर्स रिएजेंट। ये जो हमने यहाँ पर लिखा था इसी का नाम हमारे पास क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है हमारे पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और तीसरा हमारे पास होता है वुडवर्ड रिएक्शन। तो इन तीनों में ही हमारे पास क्या होगा, जो दोनों OH ग्रुप आएंगे वो सेम साइड आएंगे। लेकिन अगर हम एंटी की बात करते हैं तो इसमें हम बहुत ही फेमस रिएक्शन पढ़ते हैं, प्रीवोस्ट रिएक्शन, जहां पर हम प्रीवोस्ट रिएजेंट के बारे में जानेंगे। और एक और केस अगर मैं आपको बताऊं जहां पर एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन होता है, मतलब कि 2 OH ग्रुप लगने हैं लेकिन दोनों अपोजिट साइड से लगेंगे। अगर एक इस साइड से लगेगा तो दूसरा उस साइड से लगेगा, अपोजिट साइड से, जहां पर हम लोग बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग इन इपॉक्साइड करवाते हैं। बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग इन इपॉक्साइड। अगर आपने रिंग ओपनिंग इन इपॉक्साइड पढ़ा होगा तो
तो वहां पर अगर आपने बेस कैटलाइज्ड पढ़ा होगा, आपको पता है दो तरीके से होती है, एक होती है एसिड कैटलाइज्ड और एक होती है बेस कैटलाइज्ड। तो बेस कैटलाइज्ड के केस में आपके पास डाई हाइड्रोक्सिलेशन का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, एंटी होगा। तो ये तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग हो चुकी है। हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डाई हाइड्रोक्सिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायोल होगा। विसिनल मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन एटम, डायोल मतलब होता है 2 OH ग्रुप, और या फिर ऐसे कह सकते हो एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप अक्रॉस डबल बॉन्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेयर्स रिएजेंट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमने अभी डाई हाइड्रोक्सिलेशन की बात की है, तो ये जो डाई हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा वो कौन करवाएगा, हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट करवाएगा। नाम बोलने में भी नहीं आ रहा, इतने अजीब अजीब नाम होते हैं, हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या स्टडी करने जा रहे हैं, बेयर्स रिएजेंट। देखो क्या होता है, यदि आप यहाँ पर KMnO4 ले लो, ठीक है, और इस तरीके से आप NaOH ले लो, ये बेसिक भी हो सकता है या फिर ये एल्कलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस ही को हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। यही हमारे पास क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट। तो सबसे पहले हम लोग इस ही के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं आपसे KMnO4 की बात करता हूं तो KMnO4 3 मीडियम में मौजूद होता है। सबसे पहला मीडियम होता है KMnO4 के साथ अगर हमारे पास कोई एसिड हो तो एसिडिक मीडियम मौजूद होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास KMnO4 के साथ कोई न्यूट्रल हो तो वहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल मीडियम में भी मौजूद हो सकता है। और तीसरा हमारे पास होता है, जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बेयर्स रिएजेंट के बारे में, बेसिक मीडियम। तो 3 तरीके से हमारे पास KMnO4 प्रेजेंट होता है। याद करो, आपको जब मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन बताया था तो कुछ इस तरीके से बोला था, KMnO4 की वैरायटी +7 से +2 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है +7 से +4 की तरफ, और यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है +7 से +6 की तरफ। अब अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और मैंने आपसे बात भी थी कि KMnO4 के साथ यदि कोई एसिडिक मीडियम हो तो वो बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग वाला काम करेगा। तो आप कुल मिला के यहाँ पर समझ सकते हो, जितना ज़्यादा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा। तो हम बोल सकते हैं इस वाले को देखकर, क्योंकि यहाँ पर चेंज ज़्यादा नहीं आया तो इसकी जो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कैसी है, लो। तो लो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है इनकी। सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर किससे जा रहा है, +7 से +6 की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नोट में और बात समझते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जब ये बेसिक मीडियम में होता है तो ये पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। जब हम KMnO4 लेते हैं तो हम पर्पल कलर से ये हो जाता है ब्राउन। यदि हमारे पास कोई एल्कीन एज अ सबस्ट्रेट हो, मतलब कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है ये अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो बेयर्स रिएजेंट होते हैं उनको हम अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले पर्पल था। अगर हम एल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि किस कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ये हमें क्या दर्शाता है, अनसैचुरेशन टेस्ट दर्शाता है। ये तो आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, मेन कॉन्सेप्ट पे। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि सर आप तब से बोल रहे हो डाई हाइड्रोक्सिलेशन, तो होता क्या है ये बताओ। देखो, अगर हम यहाँ पर रिएजेंट लेते हैं एल्कीन के सामने KMnO4/OH-, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 OH ग्रुप लग जाएंगे। अगर आप इन दोनों OH ग्रुप को ध्यान दोगे तो इन दोनों का लगना कैसा है, सिन लगना है, मतलब एक तरफ से लगना है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन। 2 OH ग्रुप है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाइऑल का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो ये तो बात हम लोगों ने कर चुकी है। क्या सर इसकी कोई मैकेनिज्म भी होती है, तो इसकी मैकेनिज्म हमारे पास होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल होती है। देखो ध्यान समझना, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, इस तरीके से हम लोग लाइन खींच लेते हैं।
C डबल बॉन्ड C एल्कीन है और यहाँ पर MnO4 माइनस होता है। देखो KMnO4 बेसिक मीडियम ले रहे हो तो KMnO4 से क्या निकल के आएगा, MnO4 माइनस निकल के आएगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर माइनस, और यहाँ रहेगा काउंटर आयन K प्लस। तो KMnO4 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है। तो जिसकी वजह से आपके पास जो ओवरऑल फॉर्मेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। C यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, O MnO इस तरीके से, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, आपने ये फॉर्मेशन कर दिया। अब आपको यहाँ पर समझना है कि अगले स्टेप में आपके पास क्या आएगा, OH माइनस आएगा। OH माइनस इसके पास अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, फिर ये वापस जाएगी और ये वाले को ऐसे ब्रेक कर देगा। जैसे ही इसको ऐसे ब्रेक किया तो आपके पास फिर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर O एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर Mn आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास O माइनस था ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, O माइनस की जगह यहाँ पर आपके पास H था। क्या था, H था। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से O माइनस इस H को ले जाता है, तो ये बात तो आपको सिंपल समझ में आनी चाहिए। तो मैं इसी स्टेप में समझा देता हूँ, ज़्यादा फर्दर कोई स्टेप बढ़ाने से मतलब नहीं होता है ना। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, OH। एक OH ग्रुप का लगना हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है, फर्दर फिर आपके पास OH माइनस मौजूद है, वो OH माइनस फिर यहाँ पर अटैक करेगा, फिर से वही पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा। ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, फिर से जो ये OH का H है वो ये ले जाएगा। तो आपके पास फाइनली कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखना ध्यान से, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, और ये जो दोनों ही OH हैं वो एक तरफ आए हैं, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन। और साथ में आपके पास क्या आएगा, अब आप खुद दिमाग लगाओगे, Mn डबल बॉन्ड O इस तरीके से O माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला आपके पास एंड में फाइनली आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पास मैकेनिज्म था। अब हम लोग बेयर्स रिएजेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, भूलना मत। अनसैचुरेशन टेस्ट के भी काम आता है, और यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होती है, सिन का फॉर्मेशन होता है। ये जो डायल का फॉर्मेशन हुआ है कैसा हुआ है, सिन। कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो अभी तक हमने सीखे हैं बेयर्स रिएजेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्कीन है और सामने आपका बेयर्स रिएजेंट है। तो यहाँ पर इस एल्कीन पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। देखना ध्यान से, आप इस तरीके से OH दिखा सकते हो, इस तरीके से OH दिखा सकते हो, ये भी सही है। या फिर एक और पॉसिबल तरीका हो सकता है इस तरीके से, OH और यहाँ पर OH, ये भी सही है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से दिखा दोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर OH और यहाँ पर डैश पर OH, ये तरीका गलत है। आप इन तरीकों से किसी भी तरीके से आंसर बता सकते हो, क्योंकि ये हर बार क्या दिखा रहे हैं, सिन दिखा रहे हैं, और हमें पता है इस वाले केस में सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, तो आपको ऐसा ही दिखाना है। बाकी तो बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा। तो जो KMnO4 का आना होगा वो कहाँ से आएगा, नीचे की तरफ से आएगा। तो ये वाला ग्रुप एज इट इज लगा रहने दो। तो आपके पास यहाँ पर डैश पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। लेकिन ये दोनों एक तरफ ही आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिन अटैक होता है। ठीक है, इस वाले केस की बात करते हैं। तो इस वाले केस में तो आप सीधे इस तरीके से यहाँ पर है ऐसे, और यहाँ पर क्या जाएगा OH और यहाँ पर क्या जाएगा OH। ये देखो कितने आसानी से आप सारे के सारे आंसर कर पा रहे हो। अब यहीं पर हम एक छोटी सी बात और सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ। हम लोगों ने अभी बात की थी KMnO4 की। तो जब हम KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ले लें तो उस समय हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, तो मैंने आपको अभी बताया। देखो, जब KMnO4 को आप एसिडिक मीडियम में लेते हो तो इस वाले केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज आता है वो +7 से +2 आता है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, तो इसलिए क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसका मतलब समझो आप। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना।
आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ KMnO4H+। अब एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या, आपको हमेशा अगर शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो सिंपल सा डबल बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगा दो। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर एक तरफ तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक तरफ किसका हो जाएगा, CH3CHO, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना कि जो कीटोन होता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर किसका हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन को कीटोन बना रहने दो, लेकिन यदि आपके पास एल्डिहाइड है तो उसका ओवर ऑक्सीडेशन कर कर क्या कर दो, एसिड बना दो। तो इस वाली केस में हमारे पास ओवर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में हो जाता है। बस इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ, यदि आपके पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मैं लेता हूँ KMnO4/H+, एसिडिक मीडियम ले रहा हूँ। बेसिक मीडियम का तो हमने क्वेश्चन कर लिया, तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले आप क्या करोगे, इस डबल बॉन्ड को हटाया, ऑक्सीजन लगाया इस तरीके से, और आपने यहाँ पर फॉर्मेशन क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड H, दो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन आंसर ये नहीं रहेगा, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ही आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ KMnO4/H+। देखो मीडियम चेंज कर देने से ही कितना चेंज आ रहा है। यहाँ पर बेसिक मीडियम था तो ये बहुत ही लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एसिडिक मीडियम आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो इस वाले केस में क्या करोगे आप, ये देखो डबल बॉन्ड हटाया, ऑक्सीजन लगाया, तो एक तरफ तो आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O ऐसे करके, और यहाँ पर आप एज इट इज ऐसे बना के रखो, ये वाला ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। पहले आपने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया, लेकिन ये एक्चुअली एल्डिहाइड नहीं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात पूरी समझ में आ रही है। तो ये हमारी पूरी की पूरी बातें होती हैं बेयर्स रिएजेंट से रिलेटेड। सबसे पहली बात, बेयर्स रिएजेंट एक लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरी बात, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, और तीसरी बात, इसको अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपको ये सब बातें ध्यान में है तो आपको कहीं ना कहीं KMnO4 एसिडिक मीडियम की बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमेशा जब भी ये आए तो आपको ओवर ऑक्सीडेशन के बारे में सोचना है। डबल बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन लगाना है। यदि कीटोन बन जाएगा तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के आपको एसिड में कन्वर्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले हाइड्रोक्साइलेटिंग एजेंट, जिसका नाम है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड हाइड्रोक्साइलेटिंग एजेंट, जिसका नाम है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4। इसका नाम होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब देखो इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी। देखो सबसे पहले यह जो होता है, इसका स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसे होता है, OS ऑस्मियम होता है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ये अपनी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होता है, और जब ये रिएक्शन करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, +6 में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने वाला है। यहाँ पर ज़्यादा चेंज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चेंज है, ये बात हो चुकी है। अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट समझने वाली है, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन नॉट अवेलेबल। तो हम बोलेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का बेसिक फंडा क्या होता है, जब भी आप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और सामने से H+ आता है, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन इस वाले केस में ऑस्मियम पे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। ये बात हो चुकी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर अभी हम मैकेनिज्म समझेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिन डाई हाइड्रोक्साइलेशन होता है, मतलब वो जो दोनों OH ग्रुप आएंगे वो एक ही तरफ आने वाले हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये पहली बात हो चुकी है।
आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर साथ में एक बात और समझाऊंगा, जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है इसके साथ जनरली हम लोग NMO लेके चलते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको NMO जरूर लिखा होगा। देखो इसका फुल फॉर्म क्या है NMO का? NMO का फुल फॉर्म होता है एन मिथाइल मॉर्फलिन एन ऑक्साइड। मॉर्फलिन ऑक्साइड लिख दो या फिर एन ऑक्साइड लिख दो, इस तरीके से होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर N है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर O- है ऐसे, और यहाँ पर प्लस है। ये आपके पास NMO होता है। अब सवाल है कि सर आखिरकार NMO का रोल क्या है? देखो NMO के अगर मैं रोल की बात करता हूँ तो जो आपके पास OSO4 होता है उसको कैरी करने में काम आता है। अब कैरी क्यों करते हैं? क्योंकि जो OSO4 होता है वो क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है और साथ साथ पॉइजनस टॉक्सिक होता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, NMO में कैरी करते हैं। तो अगर जनरली आपको OSO4 मतलब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ अगर NMO लिखा आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये उसके को ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि NMO जो होता है उसका एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपके पास OSO4 पहले क्या था, +8 था, उसके बाद किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। जब आप यहाँ पर आप NMO लोगे तो दोबारा से जो OSO4 है उसको किस में रीजनरेट कर देगा, उसको रीजनरेट कर देगा आपके पास +8 में। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। ये तो हमारी पूरी स्टार्टिंग की कहानी हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चन की, फिर हम मैकेनिज्म समझते हैं। मान लो अगर हम सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर है OSO4, मैंने सिर्फ यही लिया है और बाद में हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस वगैरह करवा रहे हैं, H2O/H+। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कोई चांसेस होंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी बात कर रखी है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की तरह काम करेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मतलब दोनों OH ग्रुप होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम साइड ही आएंगे। अगर मान लो एक क्वेश्चन की मैं और बात करता हूँ, यदि आपके पास यहाँ पर इस तरीके से साइक्लोहेक्सीन है और यहाँ पर आप लेते हो OSO4 और यहाँ पर अब आप NMO ले लो। मैंने बताया था NMO का रोल क्या होता है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हटेगा और OH ग्रुप क्या आ जाएंगे, दोनों सेम साइड इस तरीके से आ जाएंगे। बात समझ में एकदम अच्छे से आ रही है। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अभी हमने कुछ इस तरीके से एल्कीन ली थी और हमारे पास यहाँ पर क्या था, OSO4 था, और बाद में हम क्या करवा रहे थे, हाइड्रोलिसिस करवाते थे। तो इस तरीके से अगर हमने रिएजेंट ले लिए तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से OH और OH सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन का हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करूँगा तो आपके पास मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में क्या होने वाला है, सबसे पहले स्टेप में जिस तरीके से आपने KMnO4 में लिया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। देखना ध्यान से, ये वाली अगर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रही है तो ये वाला सिस्टम यहाँ शिफ्ट होगा इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, O यहाँ पर क्या जाएगा, OS, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O। सबसे पहले आपके पास इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस आप इस तरीके से करवा दो, H3O+ ले सकते हो या H2O/H+ ले सकते हो। तो आप मान लो यहाँ पर इसका अटैक करवा रहे हो इस तरीके से, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर OS है ऑस्मियम, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और आप इसको कैसे लगाओगे, OH+, ऐसे करोगे। अब देखो इस वाले केस में जरा ध्यान देखना, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, बात समझ रहे हो, और ये वाला H भी यहाँ पर आ जाएगा साथ में। तो आपके पास एक तो इस तरफ OH का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा O, और यहाँ पर आ जाएगा OS, यहाँ पर OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। फिर फर्दर एक स्टेप में क्या होगा, आपके पास हाइड्रोलिसिस होगा। ये दोबारा से हाइड्रोलिसिस होने पर फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और H इससे ले लेगा। तो आपके पास फाइनली यहाँ पर OH और OH हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा और लास्ट में आपके पास क्या जाएगा, OS, OH, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +8, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है।
बात समझ रहे हो? तो ये तो इसका ओवरऑल मैकेनिज्म था। तो अब आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो मैकेनिज्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं दोबारा से अब क्वेश्चंस ले लेता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। मान लो इस बार हम रेजियो सिलेक्टिविटी की बात करते हैं। आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर COOET और यहाँ पर COET ग्रुप लगे हैं और यहाँ पर मैं रिएजेंट ले लेता हूँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। देखना ध्यान से, ये OSO4 है और यहाँ पर मैं NMO ले लेता हूँ। आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। NMO क्यों लिया है? NMO इसको कैरी करता है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली और हाईली पॉइजनस होता है, तो ये दोबारा से इसको रीजनरेट कर देगा। ये जो +6 में बना है दोबारा से NMO की मदद से वो +8 में आ जाएगा, फिर से वही कार्यक्रम शुरू कर देगा। और NMO का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? एन मिथाइल मॉर्फिलिन एन ऑक्साइड। उसको थोड़ा सा सही कर लो, एन ऑक्साइड होता है, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही रखा है। ये सारी बात होगी। अब आप खुद सोचो, ये जो OSO4 है ये खुद क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये खुद क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये अटैक किस डबल बॉन्ड पर करना चाहेगा? यह उस डबल बॉन्ड पर अटैक करना चाहेगा जो खुद क्या होगी? इलेक्ट्रॉन रिच। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सीख रखे हैं हमने ऐसे कॉन्सेप्ट्स। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों ही डबल बॉन्ड में कौन इलेक्ट्रॉन रिच है? ये देखो, ये COOET ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे ये वाली डबल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमारे पास जो OH का फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर ही होगा। तो आप पहले इसको तो एज इट इज बना दो, जैसा था डबल बॉन्ड COOET और यहाँ पर भी आ जाएगा COOET और यहाँ पर क्या जाएगा? OH और यहाँ पर क्या जाएगा? OH। बात समझ रहे हो? बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर अच्छे से करना है। अब अगर मान लो मैं, अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मान लो मैं कुछ ऐसे लिख देता, तो क्या ये कोई घबराने वाली बात थी क्या? ये वाली, ये, अरे भैया सेम ही सवाल तो है। अरे सेम सवाल तो है, ये देखो ना, इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बस वही दिक्कत है, वही दोबारा से। तो यहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर अटैक नहीं होगा। अब अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और आपके पास यहाँ पर क्या है? OSO4 NMO की प्रेजेंस में है और 1 इक्विवेलेंट ही है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप सोचोगे सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हाईली, तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। तो यह जो डबल बॉन्ड है ये कैसी है? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो ये वाली डबल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये वाली डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसी पर अटैक होगा। तो हम बोलेंगे हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो इस डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा। तो एज इट इज इसको बना के रख दूं मैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो OH आएगा, जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये रहेगा उसी ही स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमारे पास ये वाला OH भी रहेगा, क्योंकि आखिरकार ये कैसे होते हैं? सिन डाई हाइड्रोक्साइलेशन होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं। तो कुछ एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं इन कुछ और क्वेश्चंस की, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। अब आप देखना, ये आपके पास OSO4 NMO है और आपके पास यहाँ पर जब होगा तो देखो यहाँ पर ये खुद क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। भले ही यहाँ पर OH एक पोलर ग्रुप है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ पर चिलेशन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट को ही कंसिडर करना है। मतलब अगर आपके पास OH ऐसा है तो यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोक्साइलेशन होगा वो नीचे की तरफ से होने वाला है सिन। तो हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा फैक्टर कंसिडर किया है? स्टेरिक इफेक्ट को कंसिडर किया है, जो कि करना भी है। लेकिन अगर इस वाले केस की बात करता हूँ जहाँ पर हमारे पास मैं टमेडा यूज कर रहा हूँ, देखो टमेडा का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमीन, कुछ इस तरीके से होता है। एन यहाँ पर आपके पास CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपके पास N, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। इन दोनों के पास क्या है? लोन पेयर है। और यहाँ पर ऑस्मियम होगा आपके पास कुछ इस तरीके से, आपको पता ही है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब ये दोनों अपने लोन पेयर इसको दे देते हैं, तो इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब आप खुद सोचो यार कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी। लेकिन टमेडा के आते ही इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से अब यहाँ पर ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? अरे भैया सामने
पोलर ग्रुप तो होना चाहिए कम से कम सामने, मतलब सबस्ट्रेट में। तो OH क्या पोलर ग्रुप है? तो बिल्कुल OH हमारे पास क्या है? पोलर ग्रुप है। तो अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएंगे तो इस केस में जो हमारे पास आंसर आएगा, देखो जिस साइड आपके पास OH है उस ही साइड आपके पास यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। फिर से सुनो, जब आपके पास टमेडा नहीं है तो ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होने ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्टेरिक इफेक्ट को कंसिडर किया, लेकिन जैसे ही टमेडा लेके आगे हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए कि सामने पोलर ग्रुप भी होना चाहिए और OH हमारे पास पोलर ग्रुप ही होता है, इसीलिए इस केस में हमने स्टेरिक इफेक्ट को कंसिडर किया है और इस केस में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर किया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करने के लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए और दूसरी बात, सामने पोलर ग्रुप होना ही चाहिए। क्या पता खुशी खुशी में टमेटा को देखा और आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा दिया और सामने पता ही नहीं कौन सा ग्रुप था, जैसी गलती इस क्वेश्चन में होने वाली है। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर इस तरीके इफेक्ट लगेगा इसका। तो आप यहाँ तो आंसर आप बहुत ही सावधानी के साथ कर दोगे कि सर यहाँ पर क्या जाएगा? OCH3 आ जाएगा और यहाँ पर डैश पर क्या जाएगा? OH इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन इस खुशी में, टमेटा की खुशी में आप यहाँ पर गलती कर दोगे तो भैया यहाँ पर हमारे पास इस वाले केस में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर भी आंसर हमारा OH आ जाएगा, क्योंकि जो सामने ग्रुप है ये पोलर नहीं है बल्कि है। तो यहाँ पर हमें स्टेरिक इफेक्ट ही सोचना है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, दोनों ही केस में टमेटा की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन शर्त थी सामने पोलर ग्रुप भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। थोड़ा सा बल्कीनेस वहां पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पर इन दोनों ही केस में स्टेरिक इफेक्ट से आंसर आने वाला है। और ये पीछे प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भैया डेकलिन सिस्टम है, ट्रांस डेकलिन है, इसको तो आप आंख बंद करके हम पहचान पा रहे हैं यार। OSO4 सिन करेगा, ये बात तो पक्की है। अब देखो यार, इसको आप चेयर फॉर्म में बदलो या ना बदलो, पहले हमने बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ चेयर फॉर्म बनाना सीखा, ट्रांस सीखा, सिस सीखा, फिर हमने ट्रांस का बात सीखा, फिर हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब थोड़ी सी आप शॉर्टकट की तरफ बढ़िए। जब आपके पास डेकलिन सिस्टम हो तो आप इस वाले ग्रुप को ध्यान दो। ये वाला ग्रुप अगर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर 1,3 डाइक्सिल इंटरेक्शन होगा, तो पक्की बात है यहाँ से जो आपके पास डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगा वो कहाँ से होगा? नीचे की तरफ से होगा। नीचे की तरफ से कहने का मतलब ये है कि जब आप इसका फॉर्मेशन करोगे तो ये वाले ग्रुप तो आप एज इट इज लगा रहे हो, यहाँ पर आपने CH3 लगा दिया और यहाँ पर आपने H लगा दिया, और यहाँ पर जो आपके पास OH आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। आप अगर चेयर फॉर्म बनाओगे तब भी वही आंसर आने वाला है, और चेयर फॉर्म नहीं बना रहे हो, समझदारी है कि ये वाला ग्रुप ऊपर की तरफ ही होगा। देखो ना ध्यान से, जब आप इसका चेयर फॉर्म बनाओगे, लो भैया बना लो, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा ना। अगर आप ऊपर की तरफ लेके आओगे तो 1,3 डाइक्सिल इंटरेक्शन लगने वाला है, जो कि दिक्कत करेगा वहां पर। तो इसीलिए अब थोड़ी सी स्पीड के साथ और थोड़ी सी समझदारी के साथ, अब ऐसा नहीं कि हर जगह अपना दिमाग लगा रहे हो, ट्रिक कहीं कहीं काम आती है, हर जगह नहीं आती है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी अच्छी हो रखी है कि हम इतनी स्पीड में आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है किससे रिलेटेड? हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? KMnO4OH- बेयर्स रिएजेंट और दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब हमारे अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, शार्पलेस एसिमेट्रिक हाइड्रोक्सिलेशन, जो कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।